दी हुई है और आपसे तीसरी टर्म पूछ रही है, तब आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि एक और क्वेश्चन उस डिटर्मिनेंट मेथड पे आपको समझाना चाहूंगा। 10th टर्म 35 है, 34th टर्म 25 है, एंड द लास्ट टर्म मींस nth टर्म इज 2। आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, तो अगर मैं इसको डिटरमिनेंट मेथड में कन्वर्ट करूं तो 1/x, तो वैल्यूज x y z होती हैं और p q r टर्म का नंबर होता है। तो 1/35, 1/25, 1/2, 35 इज 10th टर्म मतलब 10, 25 इज 34th टर्म मतलब 34, और 1 मतलब 2 इज बेसिकली nth टर्म, तो यहाँ पे n आ गया। 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर मैं n निकाल लूं तो बेसिकली मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली ना। तो 1/35 को यूं रखते हैं और विद इन द ब्रैकेट लिखते हैं, ये हो जाएगा 34 माइनस n, माइनस 1/25 लिखते हैं, ये हो जाएगा 10 माइनस n, प्लस 1/2 लिखते हैं, ये हो जाएगा 10 माइनस 34। डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको पता है रेफरेंस रूल लेके किस तरह सॉल्व करना है। तो ये हो गया 34/35 माइनस 34/35n माइनस 10/25 विल बी 2/5, ठीक है, माइनस 1/25n प्लस 1/25n प्लस 5, 10 माइनस 34 इज 24, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 12 माइनस 12। n वाली टर्म्स यहाँ लेके रहने दो, बाकी सब वहां लेके चले जाओ। माइनस 34/35n प्लस 1/25n वहां जाएगा 2/5 प्लस 12 प्लस 34/35। तो 35 और 25 में आप एलसीएम क्या ले सकते हैं? 5 7 5 5 25 25 and 7, 175 is the LCM. सर Yes, 34/35 नेगेटिव साइन के साथ नहीं होगा राइट साइड पर? मैं उसको लेके नहीं गया राइट हैंड साइड पे। नहीं 34/35 आप लेके गए ना। अच्छा वो सही 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 सही, ठीक है। माइनस, तो ये हो गया 35, 5 जा 5, 34 जा आ गया आपके पास आंसर 5 4 जा 20 माइनस 170, ठीक है ना। और ये हो गया 25 7 जा, यहाँ पे 35 एलसीएम हो गया 14, ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 35 420 माइनस 34, 35 1 जा 35, 35 7 जा, ये हो गया माइनस 163n अपॉन 7, आगे ले आता हूँ, माइनस 163n अपॉन 7, और राइट हैंड साइड पे देखो तो 420 प्लस 14, 420 प्लस 14 माइनस 34, 400,
175, एक मिनट थोड़ी सी कैलकुलेशन देखना बस। तो ये हो गया -5n + 7। भाई वो गलती हो गई थी, 1/35 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/35n आएगा। तो ये हो गया -5n + 7n ना, -5n + 7n, तो ये हो गया 2n। तो n हो गया 400 × 7 / 2, 200, यानी के 1400। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1400 है। ठीक है। नाउ इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। विच टर्म ऑफ द HP, ये आपको एक HP दी हुई है, 6/5 मेक्स 2/33। अब आपको अगर पूरी सीक्वेंस दी हुई है और आपको बोला कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब ये 2/33, ये 2/33 आपके पास कौन सा पर्टिकुलर टर्म नंबर है। तो मैंने आपको एक बार सीक्वेंस सीरीज में समझाई हुई है कि जो n होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को भी कहते हैं और वो टर्म की पोजीशन को भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस वक्त फिर वही कहूंगा मैं, ए आपके लिए 6, बी आपके लिए 2, टी एन आपके लिए 2/33, और आप एन निकाल लो तो जो एन होगा वो आपको 2/33 की पोजीशन भी बता रहा होगा। बट यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बी अपॉन बी प्लस n-1 इंटू a माइनस बी, और करते हैं 2/33। ए हो गया 6, बी हो गया 12 डिवाइडेड बाय बी हो गया 2, सॉरी, b हो गया 2 प्लस n-1 इंटू a माइनस बी 6 - 2। सो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही कर लें। और ये हो जाएगा 6 - 2 4, 4n - 4, 4n 4 + 2, 4n - 4 + 2 will be 4n - 2, और 33 मल्टीप्लाई बाय 6 will be, क्या आंसर आएगा इसका, 6 3 18, 198। 200 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो 4 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 50। ठीक है, ये आपको n मिल गया। इसका मतलब 50 का मतलब ये 2/33, ये 2/33 is 50th term of HP, is 50th term of HP। ठीक है ना। अब इसी तरीके से वो कभी कभार सिंबल्स में भी आंसर ले लेते हैं आपसे। मतलब मैं आपको ये कह देता हूं, pth टर्म Q है, qth टर्म P है,
ठीक है, आप हमें p प्लस क्यूएट टर्म फाइंड करके दे दें। नंबर्स की बजाय डिटरमिनेंट मेथड होगा ये, तो रैंडम दो टर्म्स दी हुई हैं, तो ये आपको कभी कभार एमसीक्यू में वेरिएबल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो एक्स वाई जेड पहले 1/q 1/p और 1/z अननोन है। q pth टर्म है तो p लिख देता हूँ, p qth टर्म है तो q लिख देता हूँ, और जो टर्म मुझे z फाइंड करनी है वो p प्लस q है, तो r आपके लिए इस वक्त p प्लस q हो गया। 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 1/q इंटू q माइनस p प्लस q माइनस 1/p इंटू p माइनस p प्लस q प्लस 1/z इंटू p माइनस q। तो पहले वाले में गौर करो तो माइनस p अपॉन q बचेगा, दूसरे वाले में गौर करो तो p से p कैसे q बचा, माइनस q अपॉन p बचेगा, प्लस 1/z इंटू p माइनस q। z इधर है तो बाकी वाले जाता हूं मैं, तो 1/z इंटू p माइनस q इक्वल्स टू p अपॉन q प्लस q अपॉन p। ये सखला सर पॉजिटिव q अपॉन p नहीं होगा? कौन सा वाला? पॉजिटिव q अपॉन q अपॉन p माइनस 1 अपॉन p था ना सर, तो p माइनस p कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस q अपॉन p। हाँ सही 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 सही। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने पी क्यू एलसीएम लूं तो ये बचेगा पी स्क्वायर, ये बचेगा क्यू स्क्वायर, 1/z p माइनस क्यू। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को मैं p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू लिख सकता हूँ, 1/z p माइनस क्यू इंटू p माइनस क्यू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो z का आंसर क्या आया, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब जो वो टर्म आपसे पूछ रहे हैं p प्लस क्यूएथ टर्म, वो असल में क्या है, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। अच्छा जी, ना अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है वो है हार्मोनिक मीन का। सम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम इस तरह समझाते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ऐसे कभी सम पूछा नहीं गया क्योंकि कोर्स में आपके है नहीं, लेकिन अगर कभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सम के तौर पे पूछ भी लिया जाए कि भाई ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, आप हमें इसका सम निकाल के दे दें, और मैं आपको कोई तरीका नहीं बता रहा सम का, तो आप क्या करेंगे बताएंगे? अगर मैं आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दूं और मैं आपको कहूं आप मुझे इसका सम निकाल दें, लेट्स से मैं आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन देता हूं, रुक जाओ। ये ले लो, ये जो ऊपर गिवन थी, ये जो ये 6 2 6/5 एंड सो ऑन। मुझे इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सम टू 20 टर्म्स करके दे दो, ये मैंने आपसे पूछा।
तो कैसे करोगे, कोई बता सकता है? मैं सम का कोई तरीका नहीं बता रहा। ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है और आपने मुझे इसका 20 टर्म्स तक का सम निकाल के देना है। यस। कौन करा रहा है? अली मोहम्मद मुश्ताक। उमेरा आमिर। उमेरा आमिर। यस सर। हाँ, क्या करोगे? पता नहीं सर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है? सर रेसिप्रोकल ऑफ 4 था ना, क्या कहते हैं, अरिथमेटिक। तो अर्थमेटिक को सम कैसे करते हैं ये पता है? यस, उसका रेसिप्रोकल कर दो। नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 into 2a plus n minus 1 d इनटू डी। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो पहली बात तो ये है कि इसका रेसिप्रोकल का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6, 1/2, 5/6। सही कहा मैंने? अब इस वक्त ये आपके लिए क्या हो गया, 1/6, एन आपके पास क्या गिवन है, 20, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1/2 माइनस 1/6। तो अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, 6, तो इट विल बी 3 - 1, यानी कि 2/6 का मतलब 1/3। ठीक है। हाँ, ठीक है ना। और अब सम निकाल लो आप यहाँ पे। सम का फॉर्मूला इज n/2 का मतलब 20/2 इंटू 2, ए का मतलब 1/6 प्लस n-1 का मतलब 20 - 1 का मतलब 19 मल्टीप्लाई बाय डी का मतलब 1/3। ये हो गया 10, ये हो गया 1/3 प्लस 19/3, 20/3, 20/3 का मतलब 200/3, इसका सम आ गया अब टिल 20 टर्म्स तक का। तो जब भी एचपी का सम पूछा जाएगा आपसे, जब भी आपसे एचपी का सम पूछा जाएगा, आप उसको पहले रेसिप्रोकल करके उसको एपी बनाओ, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, एपी बन गया वो, और उसके बाद उसका सम कर लो फॉर्मूले से। ठीक है, ये याद रखना, कोर्स में नहीं भी है लेकिन आपको एचपी का सम करना आना चाहिए। ये आया सर ये जो जो टीएन जो हम लोग निकालते हैं तो वो भी ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे कि सम का जो रेसिप्रोकल करके निकाले एचपी के हाँ, लिए? वहां पे निकाल सकते हो, वहां पे निकाल सकते हो या जहाँ पे तुम्हें एचपी प्रोग्रेशन फॉर्म में दी हुई हो। लेकिन इस तरीके से अगर एचपी दी हुई है, यार ये बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ, ये इस तरीके से अगर तुम्हें एचपी दी हुई है कि उसकी 10वीं टर्म ये है, उसकी 34 टर्म ये है, तुम उसकी वो वाली टर्म निकाल के दे दो। अब तुम्हें एचपी पूरी नहीं दी हुई ना, कंजेक्यूटिव फॉर्म में नहीं दी हुई, नहीं तो तुम सही। उसको रेसिप्रोकल नहीं कर पाओगे, तो तब वाली अप्रोच तुम नहीं अप्लाई कर पाओगे। हाँ, यहाँ वाली जो ये वाला है ना तरीका, दिस वन, ये जो ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6/5 एंड 2/33, प्रोग्रेशन फॉर्म में एचपी हाँ दी हुई हो ना, तो बिल्कुल आप एपी के एनएच टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब एनएच टर्म का फॉर्मूला याद करने की एचपी की जरूरत नहीं है आपको। सही है सही। ठीक है ना, मतलब आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सही AP2। ठीक। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस अखलाक। सर जो सम निकलेगा उसको रेसिप्रोकेट तो नहीं करेंगे ना? नहीं 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 नहीं, सही है सर।
नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये तो आपको एपी का सम आया। ये तो आपका एपी का सम आया है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम यहाँ से कैसे निकलेगा? यस मरियम। सर हम रेसिप्रोकल लेंगे आंसर, क्योंकि हमने एचपी को रेसिप्रोकेट करके जो है वो हमने एपी बनाया था। हमने एपी के फॉर्मूले से सम निकाला है, तो हम एचपी में कन्वर्ट करने के लिए उसको वापस से रेसिप्रोकल लेंगे ना आंसर। नहीं वो सही है, लेकिन मेरे यहाँ पे एक सोच बन रही है, वो ये तो कंफर्म है कि ये आपका इस एपी का सम है, ये आपके उस एचपी का तो सम नहीं है। यस सर। ठीक है ना? और सम है, ये टर्म नंबर नहीं है। टर्म होती तो चलो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता, मैं आपसे सम पूछ रहा हूँ। यस अखलाक। यस सर। सर वही मैं बोले? भी वही बोलूंगा कि रेसिप्रोकेट करेंगे तो एचपी का सम आएगा, वरना तो ये सर एपी का सम है। नहीं, ये एचपी का सम, मैं वो बात नहीं कर रहा तुम लोग से, इत्तेफाक इस बात से नहीं कर रहा कि रेसिप्रोकल करेंगे कि नहीं करेंगे। थोड़ी सी लॉजिक सोचो ना यार, मैं तुम्हें समझाता हूँ। भाई ये कंफर्म है कि ये एपी का सम आया, ये उस एचपी का तो नहीं आया। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे तुम लोग कहते हो मुझे रेसिप्रोकल कर दो, भाई सम को रेसिप्रोकल करके तुम्हें ये बात की कैसे कंफर्मेशन होगी कि तुम्हारे उस एचपी का सम होगा? 6 2, जहां तक अभी एचपी दी हुई है ना मैं वही रख देता हूँ तुम्हारे पास, 6 2 6/5 एंड सो ऑन। सिर्फ पहली 3 टर्म्स का सम करोगे? आओ करते हैं। 6 + 2 + 6/5। मुझे तो 20 टर्म्स तक जाना है, लेकिन आप 3 का करें चले। तो इट विल बी 5 LCM, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, 46/5। तो 46/5 तकरीबन आपके पास कितना बना? ये 9 पॉइंट समथिंग, 9.2। और तुम कह रहे हो मैं जो सम है उसको रेसिप्रोकेट कर दूं। चलो वो सम को रेसिप्रोकेट करो। 200/3 जरा करो रेसिप्रोकेट। 3/200। ये तो आंसर कम से कम 0.000 आ रहा है। मतलब मेरी अपनी गिवन एचपी की पहली 3 टर्म को सम कर रहा हूं तो मेरा आंसर 9.2 आ रहा है। तो सम रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता ना मैं। जरा अब तुम दोनों को ये बात समझ में आई? सर अखलाक लॉजिक 3/2 बैठती है? 0.015 सही है हाँ, सर। तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो उसकी 20 टर्म्स तक का सम जो है वो 0.02 है, ये कहना चाह रहे हो ना तुम एचपी की? सर लेकिन ये डिक्रीजिंग भी तो जा रही है ना, देख कम होती जा रही है। 6 2 6/5। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से अगली वैल्यू क्या होगी? चलो ये बताओ। तुम वो 1/3 ऐड कर लो ना, 5/6 में 1/3 ऐड कर दो। कॉमन डिफरेंस 1/3 का चल रहा था ना एपी में, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 + 2 का मतलब 7/6 का मतलब यहाँ पे 6/7 आ जाएगा। सर तो कम ही हो रही डन। है ना ये। अगले बार जो ना 7/6 के बाद 1/3 ऐड करो, फिर दोबारा 6 LCM हो गया, 7 + 2 हो गया 9/6 का मतलब 6/9। ठीक है, 2/3 तो वो अब 6/9 के बाद अगला लिख लो 6/11, 6/13, 6/15। कुछ भी कर लोगे, 20 टर्म तक लेके भी चले जाओगे ना, 20 टर्म तक लेके भी चले जाओगे। नेगेटिव में नहीं जा सकते, नेगेटिव में नहीं जा सकते तुम। और ये सोचो कि तुम्हारी पहली 2 टर्म्स का सम कितना होगा? 8, और आगे सारी को पॉइंट समथिंग उसमें ऐड करते जाओ, तो आंसर कम से कम 8 पॉइंट समथिंग का आंसर आना चाहिए था। हाँ ये भी बात है।
ठीक है ना। जैसे आया सर मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो इतना 0 पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता आंसर। आ ही नहीं सकता ना, और वो नेगेटिव में आ ही नहीं सकती वैल्यू। हाँ पॉइंट यही तो। समथिंग 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 होती रहेगी वो बार बार। नहीं 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 भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आप एचपी का सम नहीं निकाल सकते, ये तो कंफर्म हो गया। इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते कि मैं उसको पहले एपी बना दूं उसका सम कर दूं, क्योंकि एपी बना के अगर मैं सम करूंगा तो मैं तो उस एपी का सम निकाल लूं, उस एचपी का थोड़ी आएगा वो। तो सर पे वो जब भी माइनस मैंने से पूछा था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो भी नहीं निकाल पाएंगे ना फिर ऐसे? नहीं नहीं, वो सही है। टर्म नंबर तो आप निकाल सकते हैं ना, टर्म नंबर इज अ गुड थिंग, वो सही हो जाएगा उसमें। तो चलो मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ ना तुम्हें। वो क्या होगा, अब वो कह रहे हैं कि 6, ये प्रोग्रेशन क्या थी, 6 to 6/5, 6 to 6/5 और आखिरी टर्म थी 2/33 आई थिंक सो। मैं देख भी लेता हूँ, इट वाज 2/33, यस। रेसिप्रोकेट करो, 1/6, 1/2, 5/6, तो ये क्या हो जाएगा 33/2, ठीक है। इस वक्त a आपके लिए हो गया 1/6, कॉमन डिफरेंस आपके लिए हो गया 1/3 और tn आपके लिए हो गया 33/2। आपको n चाहिए जो 33/2 की पोजीशन बताएगा। सही। 33/2 equals to a is 1/6 plus n-1 into d is 1/3. 33/2 minus 1/6 equals to n-1/3। यहाँ पे आपका 6 एलसीएम आ गया, ये हो गया 99 minus 1 equals to n-1/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा this, 99 minus 1 हो गया 98/2 equals to n-1। 98/2 is 49, 49 में प्लस 1 करोगे क्या आंसर आएगा 50। इसका मतलब ये 33/2 is 50th टर्म, तो इसका जो रेसिप्रोकल है 2/33 वो भी एचपी पे कहाँ पे लाई कर रहा होगा 50th पे। सही सही सॉरी समझ भाई, सही है सर। वहां पे भी देखो 50 आंसर आ रहा है तुम्हारा, ये देखो 50 आंसर आ रहा है, एचपी से भी निकालोगे 50 आएगा। टर्म नंबर पे और टर्म की वैल्यू पे मैं कहूंगा कि आप रेसिप्रोकल वाली अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, बट ये बात तो कंफर्म हो गई कि सम पे नहीं कर सकते आप। सही सही, ओके सर। ठीक है ना जी ना। अब आ जाओ आगे, मीन की बात अगर मैं आपसे करूं, हार्मोनिक मीन अगर मैं आपसे कहूं तो हार्मोनिक मीन में वही वाली कहानी इस तरह स्टार्ट कर देंगे, पहले सिंगल हार्मोनिक मीन फिर एन हार्मोनिक मीन्स। सिंगल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल हार्मोनिक मीन अगर लेट्स से ए एंड बी आर द टू नंबर्स और मैं इसमें सिंगल हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं एच, तो इस सिंगल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। इस सिंगल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। ठीक है, और एन हार्मोनिक मीन्स के वैसे अपने फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं यार एक यहाँ पे तुम लोगों को एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा। एन हार्मोनिक मीन्स के लिए तुम क्या अप्लाई करो, क्या अप्रोच अप्लाई करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेट्स से मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारे पास दो नंबर हैं 7 और 1/6 और मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम इन दो नंबर्स में में 40 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करके दो, तो तुम लोग क्या करो, तुम 40 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो। अर्थमेटिक मीन कैसे इंसर्ट करते हो, सब पहले उसमें हम डी निकालते हैं, b माइनस ए अपॉन n+1, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो 1/6 - 7 अपॉन n+1 इज 40 + 1 का मतलब 41
तो ये हो गया आपके पास, सॉरी अर्थमेटिक मीन निकाल लो ना, तो अर्थमेटिक मीन के लिए नंबर को पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ए 7 है तो वो हो गया 1/7, बी 1/6 है तो वो हो गया 6, तो ये हो गया 42 - 1 41/7 होल डिवाइडेड बाय 41, कैंसिल, तो हो गया 1/7। डी आ गया। अब डी आ गया तो अब मुझे एक बात बताओ, पहली अर्थमेटिक मीन होती है ए प्लस डी, तो ए आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है 1/7, रेसिप्रोकल याद रखना, रेसिप्रोकल याद रखना, 1/7 प्लस 1/7 क्या आंसर आएगा 2/7, A2 A प्लस 2D 1/7 प्लस 2 इंटू 1/7 तो 3/7 होगा, तो A3 क्या होगा A प्लस 3D 1/7 प्लस 3 इंटू 1/7 क्या आएगा आंसर 4/7। ठीक है, तो A41 क्या होगा A प्लस 41D, सॉरी 40D चाहिए ना मुझे, तो 40D तो 1/7 प्लस 40 इंटू 1/7 का मतलब 41/7। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी अगर अर्थमेटिक मीन्स हैं तो हार्मोनिक मीन्स क्या होंगी, हार्मोनिक मीन्स क्या होंगी, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि मीन्स प्रोग्रेशन की टर्म्स होती हैं, टर्म्स रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो H1 का आंसर क्या होगा 7/2, H2 का आंसर क्या होगा 7/3, H3 का आंसर क्या होगा 7/4, H40 का आंसर क्या होगा 7/41। सम में अप्रोच अप्लाई नहीं होगी, लेकिन nth टर्म और मीन में मैं ये चाहूंगा कि बजाय इसके के नए फॉर्मूले याद, सिंगल हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, वरना करने को तो वैसे वो भी कर सकते हो तुम, सिंगल वाले को भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ए और बी को पहले रेसिप्रोकल करो और उसकी सिंगल अर्थमेटिक मीन निकाल लो A+B/2 से, और जो आंसर आए उसको रेसिप्रोकल कर दो, और चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि कई जगहों पे यूज हो जाता है, कई जगहों पे यूज हो जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि भाई क्वेश्चन है 1/2 और 1/3 का सिंगल हार्मोनिक मीन निकाल के दो। पहला तरीका मैं डायरेक्ट हार्मोनिक मीन ही निकाल देता हूँ, 2AB/A+B, 1/2 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3, कैंसिल, 1/3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे ख्याल से मैं 6 एलसीएम ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/6, तो इट विल बी 1/3 इंटू 6/5, आंसर आएगा 2/5। दूसरा तरीका क्या है, पहले इनको रेसिप्रोकल करो, 2 और 3 हो गए, अर्थमेटिक मीन निकालो 2 + 3/2 5/2, और फिर ये अर्थमेटिक मीन है तो हार्मोनिक इसका रेसिप्रोकल होगी 2/5, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सिंगल हार्मोनिक मीन क्यों याद करना जरूरी है, सिंगल हार्मोनिक मीन क्यों याद करना जरूरी है, याद करो एक क्वेश्चन मैं वो तुम्हारे सामने लिखता हूँ। माय क्वेश्चन इज n की वैल्यू निकाल के दें, n की वैल्यू निकाल के दें जब A⁻n+1 B⁻n+1 अपॉन A⁻n B⁻n हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो याद करें, अगर जब इसको आपने अर्थमेटिक मीन के लिए प्रूफ किया था तो आपकी n की वैल्यू आ रही थी 0, जब आपने इसको हार्मोनिक के लिए ज्योमेट्रिक के लिए प्रूफ किया था तब आपके लिए n की वैल्यू आ रही थी -12। अब इसको आपने हार्मोनिक के लिए प्रूफ करना है तो आप इसको किसके बराबर रख दें 2AB/A+B के, तो आओ मल्टीप्लाई करते हैं, A⁻n+1 को A से मल्टीप्लाई करोगे, A⁻n+2 A⁻n+1 को B से मल्टीप्लाई करोगे, A⁻n+1 इंटू B, B⁻n+1 को A से मल्टीप्लाई करोगे, A इंटू B⁻n+1 प्लस B⁻n+2, 2A⁻n+1 इंटू B प्लस 2AB⁻n+1। ठीक है,
इसे और इसे सॉल्व किया जा सकता है और इसे सॉल्व किया जा सकता है, दोनों को वहां ले जाओ, मतलब इसे इधर लाके इसके साथ सॉल्व करो, इसे इधर लेके इधर साथ सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, a पावर n प्लस 2 प्लस b पावर n प्लस 2, 2a पावर n प्लस 1 b में से a पावर n प्लस 1 b माइनस होगा, आंसर आएगा a पावर n प्लस 1 b, 2a b पावर n प्लस 1 से a b पावर n प्लस 1 माइनस होगा, आंसर आएगा a b पावर n प्लस 1। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ता हूं मैं, इसे इसके साथ आगे सॉल्व करो, इसे इसके साथ आगे सॉल्व करो। ठीक है, तो जरा उसको अरेंज कर लेते हैं, मतलब कहने का मकसद ये कि a पावर n प्लस 2, a पावर n प्लस 2 और a पावर n प्लस 1 b वहां ले जाऊंगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ राइट हैंड साइड से, माइनस a n प्लस 1 इंटू बी और a इंटू बी n प्लस 1 ये राइट हैंड साइड पे मौजूद है, a इंटू बी n प्लस 1 और जो b n प्लस 2 है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड में मैं a n प्लस 1 कॉमन ले सकता हूँ तो बचेगा a माइनस बी, यहाँ से मैं b n प्लस 1 कॉमन ले सकता हूँ, ये भी बचेगा a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, a अपॉन बी होल पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 1, a अपॉन बी होल पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन बी होल पावर 0, बेसिस सेम है तो n प्लस 1 किसके बराबर, 0 के, तो n की वैल्यू क्या आ गई, -1। सर अब याद कर लो, सॉल्व करके सिखा दिया ना, अब वहां पे इतना काम करोगे तो बेवकूफ कहलाओगे। ठीक है ना, जब भी ये रिलेशन अर्थमेटिक मीन के बराबर है तो n की वैल्यू 0 है, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है तो n की वैल्यू -12 है, हार्मोनिक मीन के बराबर है तो n की वैल्यू -1 है। ये तीनों वैल्यूज याद कर लो, मैं तो यही कहूंगा, आसान तरीका यही है, और नहीं करनी याद तो भाई सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, लेकिन यार सोल्यूशन करना उस टाइम पे बेवकूफी कहलाएगी यार, ये तुम लोग भी करोगे तो कम से कम 3-4 मिनट तो लगेंगे ही ना सॉल्व करने में, भाई बहुत अफलातून होगा तो 2 मिनट 3 मिनट तो लगेंगे, इतनी जल्दी तो ये नहीं हो सकता ना, अरेंज करने बैठोगे भी फिर कॉमन लोगे कुछ भी करोगे, तो उससे ज्यादा बेहतर है 3 वैल्यूज याद कर लो, 0 -12 -1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लो, ये ध्यान में रखो, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 है फिर -12 है फिर -1 है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक सीक्वेंस बड़ी आराम से याद आएगी, हाफ हाफ का डिफरेंस चल रहा है लेकिन डिक्रीजिंग फॉर्म में, हाफ हाफ का डिफरेंस चल रहा है लेकिन डिक्रीजिंग फॉर्म में, 0 के बाद हाफ, हाफ के बाद 1, लेकिन डिक्रीजिंग फॉर्म में, 0 -12 -1, याद करने की ट्रिक भी आसानी है बड़ी। ठीक है, क्लियर होती बात। सो यहाँ पे आपके पास ये सीक्वेंस एंड सीरीज का डिस्कशन एंड होती है। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंबाइंड फॉर्म में भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, बड़ा पूछा जाता है आपसे, वो ये अब ये भी मैं तुम्हें करा तो रहा हूं लेकिन मैं चाहूंगा इसको याद कर लो, या रिलेशन भी, वो क्या है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये एक रिलेशन है x इंटू वाई माइनस जेड अपॉन x माइनस वाई, उन्होंने कहा सिंप्लीफाई करो इस रिलेशन को, सिंप्लीफाई करो इस रिलेशन को जब x y और z अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। अगर x y z अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब y जो है वो x और z का मीन है, इसका तो मैं y को जाके ये पुट कर सकता हूँ जो मैंने लिखा है, आइए करते हैं, x y की जगह x प्लस z अपॉन 2 माइनस z होल डिवाइडेड बाय x माइनस x प्लस z अपॉन 2। जरा ऊपर वाले न्यूमरेटर में सॉल्व करो, क्या आंसर लाओगे सर, x प्लस जेड माइनस 2z का मतलब x माइनस जेड अपॉन 2। डिनोमिनेटर में क्या लाओगे सर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x माइनस x माइनस जेड का मतलब x माइनस जेड अपॉन 2, ये पूरा कैंसिल, आंसर आ गया x।
सिंप्लीफाई करके दो जब यही एक्स वाई जेड जीपी में होंगे। इसका मतलब y बराबर है प्लस माइनस एक्स जेड के, या y स्क्वायर बराबर है एक्स जेड के। अब आपको रिलेशन में तो y स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया y से। और वैसे मैं आपको बताता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह आके एक्स जेड पुट कर दो, वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड पुट कर दो। तो जब एक्स जेड पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस, यहाँ पे करता हूँ भाई, एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड पुट करो तो पहला टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई अपनी जगह माइनस एक्स जेड। मुझे सिर्फ इतना पता ऊपर क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स जेड है ना, एक्स जेड कॉमन लोगे क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। वाई है यार, एक मिनट जो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड जीपी में तो वाई स्क्वायर एक्स जेड के बराबर, मुझे वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय वाई। क्योंकि इसका सिंप्लीफाई आंसर y आएगा, जब इसको मैं जीपी में कंसीडर करूंगा तो इसका सिंप्लीफाई आंसर y आएगा, और जब मैं इसको हार्मोनिक में कंसीडर करूंगा तो इसका आंसर z आएगा। अगर मैं एक्स वाई जेड को हार्मोनिक में कंसीडर करूंगा तो मेरे रिलेशन का सिंप्लीफाइड आंसर z आएगा, और z तो बड़ा आराम से आ जाता है क्योंकि उसके अंदर तुम हार्मोनिक की 2ab अपॉन a प्लस बी से पुट करोगे तो आंसर आ जाता है z। ज्योमेट्रिक मेथड में यहाँ पे काम ये करना पड़ता है, चलो मैं इसका सोल्यूशन तो तुम लोग को बाद में बता दूंगा, लेकिन तब इस रिलेशन का सिंप्लीफाइड आंसर यहाँ पे याद रख लो। तब ये x इंटू वाई माइनस जेड अपॉन x माइनस वाई का सिंप्लीफाई आंसर y आएगा फॉर जीपी। और अगर मैं x y z को हार्मोनिक कंसीडर करता हूँ, मतलब y बराबर है किसके, 2xz अपॉन x प्लस जेड के ना, हार्मोनिक मीन बन जाएगा y, तब आपके रिलेशन का सिंप्लीफाइड आंसर जो है वो z होगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान में रखना, हार्मोनिक में y की जगह जाके 2xz अपॉन x प्लस जेड करोगे आंसर z आ जाएगा, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। सिर्फ ये ज्योमेट्रिक का मैं तुम्हारे को एक दफा देख लेता हूँ कि वो y कैसे आया, कि अगर मैं y स्क्वायर बना लूँ, उसमें y स्क्वायर तो मैं इसी तरह बना सकता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय y कर दूं। राविया क्या कहती हैं, सर मेरा यस हो गया। राविया, यस
तो ये कैसे? हो गया सर, आपने जहाँ वाई स्क्वायर की जगह एग्जैक्ट पुट किया है वो हम पुट नहीं हाँ करेंगे, हम डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से वाई कॉमन ले लेंगे और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर न्यूमरेटर में एग्जैक्ट की जगह वाई स्क्वायर पुट करेंगे, फिर दोबारा जब वाई कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक्स माइनस वाई वाई हो कैंसिल जाएगा। बचेगा। यस, गुड 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 गुड, थैंक यू राबिया, गुड। सो आप मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय वाई करके वाई कॉमन लेंगे तो उसके ऊपर आपके पास वाई कैंसिल होगा, तो एक्स को आप बेसिकली वाई स्क्वायर लिख, तो वैसे डायरेक्ट लिख दो ना आपने, तो एक्स वाई माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तुम यूं कर सकती हो कि एक्स वाई, यानी मैं यहाँ पे करूं एक्स वाई माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स जेड को मैं वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, ऊपर वाई कॉमन ले लिया, ऊपर y कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बचेगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, यू विल गेट द आंसर y। ये डायरेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। सो क्लियर होती बात। यहाँ पे आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर एंड होता है, ठीक है। इस मंडे आपका ग्रैंड टेस्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर तो कल से स्टार्ट कर दूंगा जो आएगा संडे वाले दिन से, लेकिन आपका पूरा ग्रैंड टेस्ट होगा संडे वाला, मंडे वाला सीक्वेंस एंड सीरीज का। मैं जरा इसकी पिक्चर्स ले लूं। थैंक यू सो मच क्लास। कोई सवाल, कोई बात ऐसी जो ना समझ में आई हो? ओके, यस मरियम। सर कल रिवीजन क्लास में कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे आप? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आप लोग को ऐड करता चलूं कि अब क्योंकि मेरे साथ सर जैन तारिक भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो सर जैन तारिक यूं समझ लें कि वो उन्हें मैंने फर्स्ट ईयर में 2 चैप्टर साथ में दिए अपने, एक चैप्टर नंबर 1 सेट्स और एक चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और सेकेंड ईयर में मैंने उनको चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक, दैट इज लिमिट्स, स्ट्रेट लाइन, 2 और 3 पूरा स्ट्रेट लाइन है, और 7, 8, 9 का मतलब सर्कल, कोनिक सेक्शन और वेक्टर, ठीक है। तो सर 1, 2, 3 ही रिवीजन कराएंगे जो उन्होंने पहले कराए हुए, ठीक है ना। वो रिवीजन बेसिकली वो है जो आप लोग एप्टीट्यूड जो शुरू से स्टार्ट हुआ था ना, बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए, तो वो बेसिकली फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पढ़ाएंगे शुरू से। और सर क्लियर जो हो? उनकी, और सर सैटरडे को जो है वो हमारी जो नॉर्मल नस्ट की क्लास है और उनकी जो है वो सैटरडे को 1.5 आवर की अलग क्लास है, तो नहीं नहीं, वो सर चेंज हो जाएगा, वो टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, आपको आज बता दिया जाएगा। ठीक है सर। यस अली। सर वो मैं कह रहा था, आज मैंने लेट ज्वाइन किया था, लाइट गई हुई थी, तो मुझे लेक्चर मिल सकता है आज का? यार स्लाइड्स तो मैं अभी फौरन ही भेज देता हूँ तुम्हारे सामने ही है, वो लेक्चर के ऊपर यार वो एलएमएस पे काम हो रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट पे, तो उस पर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वीडियोस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मिल जाएंगे। स्लाइड्स तो मैं भी भेज दूंगा तुम्हें, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी मरियम। वालेकुम सलाम सर। सर हमारी इंग्लिश की क्लासेस होंगी? बिल्कुल होंगी, इंग्लिश की तो सर क्लासेस आपकी नस्ट की तो स्टार्ट हो गई है ना मेरे ख्याल से? नहीं नहीं सर, नहीं स्टार्ट होंगी। नस्ट की भी नहीं हुई। हाँ नहीं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर जो जैसा कल क्लास, मतलब मैथ की क्लास है उसके अंदर सर जैन वो सेकंड ईयर के चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ाएंगे। हाँ मतलब रिवीजन का मतलब ये है कि वो चैप्टर जो शुरू में उन्होंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, तो वो ठीक हम है बेसिकली एप्टीट्यूड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही स्टार्ट करके बैठे हुए, तो मैंने उनको ये कहा था कि आप जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं वो आप दोबारा फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ाएं। ठीक है, सही है। और सर सर ओवैस का पढ़ाएंगे? यार सर ओवेस का मेरे हिसाब से वो भी वही पढ़ाएंगे जो पहले पढ़ाया हुआ उन्होंने, हीट का उन्होंने क्या स्टार्ट जो है, पढ़ा? हीट का हीट का स्टार्ट पढ़ा। हीट तो हाँ, उन्होंने पूरा पढ़ाया था मैं। अच्छा पूरा दोबारा पढ़ाया? हाँ मैंने तो पूरा पढ़ा था हीट सर। और सर ने केमिस्ट्री भी दोबारा शुरू से पढ़ाई, फंडामेंटल? हाँ ओके वो ठीक है मेरी एक क्लास मिस हुई थी, बस मैं वो ले लूंगा कल उनकी बस थोड़ी सी। ठीक है ठीक है, सही है। ओके, थैंक यू क्लास।